नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक सीरीज़ चला रखी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आरआरबी ग्रुप डी में, तो उसी का ये अगला पार्ट है। आज 30 अगस्त की शिफ्ट में जितने भी सवाल बने हैं इंपॉर्टेंट, वो हम सारे इसमें कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ उन सवालों के आसपास जो भी सवाल बनने के चांसेस हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, आप इसको देख के जाएँ। 100% आपको इसमें से कुछ ना कुछ सवाल देखने के लिए मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है रोम्बस पे, समचतुर्भुज पे आपसे सवाल पूछा गया है। जैसे क्या कि उसका एक विकर्ण दे रखा है आपको 15, दूसरा विकर्ण आपको दे रखा है 12, उसका एरिया पूछा है क्या होता है। अब समचतुर्भुज से सवाल आ गया तो हम समचतुर्भुज के बारे में सारी बातें जान लेते हैं। ये होता है हमारा एक तरीके से समचतुर्भुज, ठीक है सर। इसकी जो सारी भुजाएं होती है ना वो बराबर होती हैं, ठीक। अब जब भुजाएं बराबर हैं तो इसका पूरा परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर। क्या 4a किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर, क्योंकि वर्ग का परिमाप भी 4a होता है, क्योंकि उसकी भी भुजाएं सारी बराबर होती हैं। इसकी भुजाएं बराबर तो इसका भी परिमाप 4a, ठीक होगी बात। अच्छा, अगर आपसे इसका एरिया पूछ ले तो एरिया क्या होता है। देखो, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया। मैंने इसको नाम विकर्ण को d1 दे दिया, डायगोनल 1 इसको d2 दे दिया, ठीक। ये मैंने अल्फा मान लिया, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। अब एरिया अगर मुझे निकालना है इसका, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ये इसके एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है। और एक एरिया का फॉर्मूला होता है इसका a² साइन अल्फा। ये अल्फा अगर हमें एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और इसकी भुजा दे रखी है, तो हम एरिया इससे भी निकाल सकते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको एक बात समझा दूं, छोटी सी बात। जैसे त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा एक एंगल थीटा दे रखा है, ये यदि आपको x दे रखा है और ये y दे रखा है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो आप इस चीज़ से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा, 1/2 xy साइन थीटा। अब यहाँ पे आप ये देखो, एक तो ये है त्रिभुज है ना, ये वाला, और एक ये ऊपर वाला है। तो यहाँ जो 1/2 था, मैंने दो त्रिभुजों का मान निकालना, तो ये कैंसल आउट हो गया, बचा ये वाली जो यहाँ पे x था वो ये है, जो यहाँ y था वो ये है, तो ये हो गया हमारा a², ठीक हो गई बात। यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अच्छा, एक इसमें और बहुत अच्छी आइडेंटिटी होती है जो जिसपे और सवाल आया हुआ भी है, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणा a का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल आया, अभी कराऊंगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, कहता है कि सर आपको एरिया बताना है, इसका डायगोनल दे रखा है। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, एरिया का 1/2 गुणा d1 गुणा d2। दोनों की वैल्यू मुझे दे रखी है, एक की 15 और एक की 12। सिंपल सा सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। 15 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया है हमारा समचतुर्भुज पर, वो क्या पूछा गया है, आपको विकर्ण दे दिया, एक विकर्ण 8 दे दिया, दूसरा विकर्ण आपको 6 दे दिया, और आपसे भुजा पूछ ली। हमने इससे जस्ट पहले सवाल में भी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या, इसका स्क्वायर विकर्ण का दूसरे विकर्ण के हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। ये हमने आइडेंटिटी अभी जस्ट पीछे पढ़ी है, बस इसी में इसकी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आ गया 25 बराबर 4a²। यहाँ से a² की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 25/4, a की वैल्यू आ जाएगी 5/4, यहाँ से आ गया 5/2, और यहाँ से आ गया 2.5 सेंटीमीटर। आपकी क्या आ गई, भुजा, ठीक। तो हमने समचतुर्भुज के अभी पीछे सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आप उनको याद करके जरूर जाएं। हो सकता है कुछ और पूछ ले अब की बार तो आप उसको बता पाएँ, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सवाल जो अभी मैंने पीछे जो सीरीज़ चला रखी है ना पीछे, आप समझ लो अगर आपने तीनों वो जो लास्ट की वीडियोज़ हैं अगर वो देखी होती ना, तो ये आने वाले सवालों में से आप कम से कम 10 से 15 सवाल बहुत आसानी से बना रहे होते। और एक अभी जो लास्ट वीडियो डाली है उसी में से 4 से 5 सवाल से डिजिट चेंज करके वैसे के वैसे ही आ गए। तो ये बहुत वैल्यूएबल है वीडियो आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से देखना आप। अच्छा, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपको दे रखा है 5544। एक चीज़ याद रखना, जो डिजिट्स है ना वो वेरी कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को डिजिट्स याद नहीं रहती लेकिन पैटर्न याद रहता है। पैटर्न यही है, डिजिट्स हो सकता है चेंज हो, ठीक। अच्छा, ये है आपका स्क्वायर दे रखा है ये, और आपसे इसकी त्रिज्या पूछी है। हमें क्या करना है, जब हमें पता लग गया गोले पे सवाल आ गया, हमें गोले के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। हम पीछे भी याद करते हुए आए हैं, एक बार और उसका रिवाइज कर ले रहे हैं। ये होता है गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 4πr², ठीक।
अच्छा, अब गोले पे आ गया तो अर्धगोले पे भी आने के चांसेस हैं। हम अर्धगोले के भी फॉर्मूले यहाँ याद कर ले रहे हैं। जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। दो चीज़ें हो गई, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, इस पे सवाल बनने के चांसेस हैं। अब अपना सवाल देखते हैं। अपने सवाल में हमें दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544। ठीक हो गई बात। 4 गुणा पाई का मान हमारा 22/7 हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल ली है, ये आ गया 5544। 11 से इसको काटूंगा, 11 से कटेगा 5 0 4 बार, 4 और 2 8, इससे ये कटेगा 6 और 3। अच्छा, आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ भाग में उधर जाके गुणा में, 63 में मुझे पता है कि 9 गुणा 7 छपा हुआ है, और एक साथ ये वाला यहाँ पे पहुँच गया। क्या हुआ 9, जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 का क्या निकलेगा बाहर 3, 7 गुणा 7 का निकलेगा 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले मत भूलना बिल्कुल भी, हो सकता है इस पे सवाल आ जाए आने वाले समय में। मैं जितनी भी वीडियोस मैंने अभी दी हैं अब तक, उसमें यही हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज करके आपसे सवाल वही पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ पूरी, तो सारी चीज़ें इसकी करके जाएँ कवर। अच्छा, अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन देखो, ये एज इट इज़ सवाल मैंने आपको बताया। ये आपको दे रखी हैं 2 पैरेलल लाइंस, इन्हें एक लाइन काट रही है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 पूछा है, 2:3 है। ए का पूछा है कि कितना एंगल ए का बनेगा। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें, इससे पहले वाली नहीं, शायद फर्स्ट वाली वीडियो में सब चीज़ बताई है। एक बार मैं जल्दी से उनका रिकैप कर दे रहा हूँ उनको। जैसे 2 समांतर रेखाएं होती हैं, जब उन्हें एक तिरछी रेखा काटती है तो जो ये वाला एंगल बनता है और ये वाला एंगल बनता है, ये होते हैं एकांतर अंतःकोण, ये आपस में होते हैं बराबर। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बराबर क्या होगा, बी। समझ रहे हैं? अच्छा, ये अगर एंगल सी है और ये अगर एंगल डी है, तो ये भी सी बराबर बी होता है डी, ये होते हैं बाह्य कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, यहाँ पे अगर एक आपको टी एंगल दे दे तो बी प्लस टी बराबर जो होता है वो होता है 180। बस यही वाली थ्योरम हमारी इस सवाल में लगेगी, अभी करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक और एंगल होता है उसको और देख लेते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और अगर ये एंगल डी है, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ए बराबर बी होगा और सी बराबर डी होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि जब ये होता है, इस पे जो एंगल बनता है 180 बनता है, और जब मैं इधर भी 180 बना दूंगा तो टोटल सर्कल का एंगल कितना हो गया, सर्कल का एंगल 360। तो ये भी तो एंगल 360 बनेगा। तो आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 360। आने वाले समय में क्या होगा कि इनकी वैल्यू दे देगा और आपसे डी की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने ये सबसे पहली वीडियो में बता दिया था, अगर आप वो वीडियो देख जाते तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता कि ये अनुपात दे रखा है, इसको मैं 2x और 3x ले लूँगा क्योंकि अनुपात है। ठीक। अच्छा, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का मान मुझे 180 दिया हुआ है, मतलब कि दिया क्या होता है, ये थ्योरम होती है। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2x प्लस 3x, इसकी वैल्यू आ गई 180। तो क्या हो गया, 3 2 5x, 5x का मान 180 आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 36। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई, और मुझे a का मान पूछा, a का मान मेरा 2x है, 2 गुणा 36 बराबर कितना आ गया, 72 डिग्री। इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक हो गई बात। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये सारी चीज़ें जो आइडेंटिटी ये वाली हैं, ये थ्योरम है, ये सब आपको याद करके जानी है, इन पे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कहता है। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री का मान क्या होगा, और एक सवाल और पूछा गया है टेन 76 डिग्री बटे कॉट 14 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटी होती हैं, 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इन आइडेंटिटी को याद करना है। ठीक है। अच्छा, 19 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक हो गई बात। यहीं पे हमें चेंज कर देना है, तो यहाँ जो इस साइन 64 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 26 बटे यहाँ कॉस 26 का मान क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, कॉस 26 से कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सेम यही चीज़ यहाँ पे लगेगी, तो ये ऊपर वाला कॉट 14 डिग्री बन जाएगा, नीचे कॉट 14 डिग्री बन जाएगा, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा सर आपका 1। ये होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक और आइडेंटिटी होती है, वो भी आपको याद रखनी है, हो सकता है आपसे इस पे सवाल पूछ ले आने वाले समय में। 19 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक हो गई सर बात। होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल देखते हैं हम। ये
ट्रेन का सवाल आया अगला कि एक सुरंग की लंबाई दे रखी है, सुरंग की लंबाई आपको दे रखी है 270 मीटर, और एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको 360 मीटर दे रखी है। चाल आपको दे रखी है, स्पीड ट्रेन की दे रखी है सर 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि कितने समय में ट्रेन सुरंग को पार करेगी। जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो अपनी दूरी और सुरंग की दूरी दोनों को पार करती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस मुझे कवर करनी है वो कितनी होगी, 270 तो सुरंग की होगी और 360 ट्रेन की होगी इटसेल्फ। तो ओवरऑल मेरे पास 360 मीटर की तो दूरी है, मुझे स्पीड दे रखी है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि समय गुणा चाल बराबर क्या होता है, दूरी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं समय लूँगा ना तो चाल इसके भाग में चला जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से 630 बटे चाल मेरे पास 30 मीटर में प्रति सेकंड दे रखी है। यहाँ से वैल्यू आ गई 21 सेकंड। होप समझ में आई होगी बात आपको। आप कभी भी इस सवाल को नहीं भूल पाएंगे। और याद रखना, आने वाले समय में अगर सवाल पूछे कि किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी पोल को ट्रेन पार कर रही होगी तो वो सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी। जो यहाँ हमने ये सुरंग ऐड करी है इसमें वो नहीं करेंगे हम, फिर सिर्फ ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देख ले रहे हैं। अगला सवाल पार्टनरशिप से आपसे पूछा गया है कि ए और बी दो बंदे हैं, इनके नाम दे रखे थे उसमें भरत और कुछ करके। अच्छा, ए और बी हैं जिनकी पूंजियों का अनुपात क्या है साहब, इस अनुपात में है। उनका लाभ जो है ईयरली, जो एक साल में उनका लाभ हुआ है वो हुआ है 6350 रुपये का। तो आपसे पूछा है कि ए ने कितनी पूंजी लगाई, ए ने कितनी पूंजी लगाई। तो इसके लिए एक चीज़ बेसिक से हम चीज़ों को समझते हैं। देखो, यदि हम ए की पूंजी लें और ए के द्वारा लिया गया समय लें, ठीक, बी की पूंजी लें और बी के द्वारा लिया गया समय लें, तो ये इनके प्रॉफिटों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये प्रॉफिट ऑफ ए है, ये प्रॉफिट ऑफ बी है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, दोनों ने जो लगाई है अपनी पूंजी वो एक साल के लिए लगाई है। तो देखो, टाइम तो इसका भी एक ही साल है, इसका भी एक ही साल है, टाइम तो एक कट गया। इसका मतलब जो ए की पूंजी बटे बी की पूंजी है वो उनके सीधे सीधे किस में आ गई, उनके लाभों के अनुपात में आ गई। इसका मतलब ये जो लाभ है ना, ये इनकी इसी अनुपात में, पूंजी वाले अनुपात में ही बटा होगा। तो हमें वही कर लेना है। अब देखो, अनुपात है तो अनुपात देख ले रहे हैं भाई। 5 की मुझे वैल्यू दे रखी है 6350, ठीक। एक का मान मुझसे मैं निकालूंगा तो ये निकलेगा मेरा 1270। एक का मान मुझसे पूछा है कि ए का पूंजी कितनी थी, तो ए की पूंजी कितनी है 2, तो मुझे 2 का मान बताना है। मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2540। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो 5 है कोई संख्या नहीं है, ये कोई यूनिट है। देखो, अनुपात क्या होता है, सबसे छोटी फॉर्म होती है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इधर 24 और यहाँ 16 लिखा, ठीक, और मुझे इन्हें अनुपात में लाना है। तो अनुपात में लाने के लिए मैं इसे 8 से काट दूंगा, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई। 8 दूनी 16, 8 24। अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता, ये सबसे छोटी फॉर्म है। तो इसमें हम x क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मैंने ये x इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गुणा में जरूर होगा। जैसे यहाँ क्या था, 8 था गुणा में ना, इनके गुणा में 8 था, यहाँ पे x की वैल्यू 8 थी, तभी तो ये 16 और 24 बन रहे थे। तो जो अनुपात होता है वो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी फॉर्म होती है, वो कुछ ना कुछ उसमें गुणा करने के बाद एक एक्चुअल वैल्यू आती है। तो वही था, ये 5 यूनिट है, इसकी वैल्यू दे रखी है। 2 का मुझे मान निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अब देखते हैं अगला क्या सवाल पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जी एक मार्केट प्राइस दे रखा है वस्तु का 2000 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य 1296 रुपये। एक छूट 20% की दी गई, दूसरी 10% की और तीसरी x% की छूट दी गई। तो आपसे x की वैल्यू पूछिए। मार्केट प्राइस पर ही छूट देने के बाद आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस, जिसमें वो कोई भी दुकानदार एक वस्तु को बेचता है। तो 2000 रुपये थे, मैंने कहा भाई पहली छूट दी मुझे 20% की, 20% की फ्रैक्शन अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो 1/5 हो जाएगी, क्योंकि 20% का बटे 100 बराबर आ जाएगा 1/5, ठीक। तो एक की छूट, 5 रुपए की वस्तु थी, एक की छूट दे दी, तो अब वो वस्तु कितने में दी होगी, 4/5 में। सेम इसी तरीके से 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी, एक की छूट दी गई होगी तो चीज़ मुझे कितने में दी गई होगी, 9/10 में। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूँगा, ठीक। मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आ गया 1440।
ये मेरा इस समय का अब तक का 2 छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस है, लेकिन मैंने एक छूट और दी है और वस्तु कितने में दी है, 1296 में। तो मैं देख लूंगा भाई कितने की छूट और दे दी मैंने इसे, मैंने भाई 144 रुपए की छूट और दी है, तो बस 144 की छूट, ये डिस्काउंट है मेरा, और डिस्काउंट प्रतिशत निकलता है डिस्काउंट गुणा मार्केट प्राइस गुणा 100 पर। तो ये तो मेरा डिस्काउंट था 144 का, मार्केट प्राइस मेरा ये वाला आ गया क्योंकि इसी पे तो दूंगा मैं तीसरी छूट, और गुणा क्या आ जाएगा 100, तो ये आ गई 10%। एक्स जो है, जो लास्ट वाली जो हमने छूट दी है ये एक्स वाली, ये भी कितनी होगी भाई साहब, 10%। ठीक, तो ये सवाल आ रहे हैं डिस्काउंट का, ध्यान रखना। हो सकता है 2 डिस्काउंट का पूछ लिया, 3 भी डिस्काउंट का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो बिल्कुल मैंने कल एज इट इज सवाल कराया था, सिर्फ उसकी डिजिट्स चेंज है। अब देख लें आप, क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि मैं सीपी पर अपनी चीज़ बेचता हूँ और वो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ देता कितना है आपको, 900 ग्राम। अब आप ध्यान रखना कि भाई वो 900 ग्राम ही तो दे रहा है, उसकी जेब से तो बस 900 ग्राम ही गए, लेकिन कहता क्या है कि भैया मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ। उसकी जेब से 900 गए, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय चीज़ क्या हो गई 900, और जो उसने बेची है वो कितनी होगी 1000। कल हमने सेम ऐसे ही सवाल किया था। तो अब इसको मैंने जब इसका रेशियो निकाला तो मुझे मिला 9 रुपये की चीज़, जो उसका क्रय मूल्य 9 रुपये था, वो उसने 10 रुपये की बेची। मैं इसे रुपये कह रहा हूँ, ये ग्राम में है वैसे, ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें। अच्छा, हमने देखा कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ उसे, और लाभ या हानि किस चीज़ पर होती है, क्रय मूल्य पर, 9 पर, गुणा 100 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। इस सवाल का क्या आ रहा होगा आंसर, इतने का उसे क्या हुआ, लाभ। ऐसा ही सवाल जस्ट हमने पीछे वाली क्लास में किया था और यही सवाल पूछ लिया गया दोबारा से, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक, अच्छा अगला सवाल देखते हैं हम क्या कहता है। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे कहता है कि ए का मान आपका 18.43 है, बी का मान 6.57 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी का मान क्या होगा। अब क्या करना है हमें, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक हो गई सर, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मुझे साफ साफ दिखा मेरा a माइनस बी नीचे से कट गया, मुझे वैल्यू एक्चुअली में क्या बतानी है, a प्लस बी की। अच्छा, जब मैंने a प्लस बी दोनों को प्लस किया तो ये मेरी वैल्यू आ गई 25। ठीक हो गई बात, यही इस सवाल का क्या आ गया आंसर। आपको ये डिजिट्स देख के ना हेजिटेट नहीं होना है, सवाल देखना है आपसे पूछा क्या है। अगर भयानक वाली डिजिट्स दी होंगी ना तो सवाल में कुछ और पूछ रहा होगा, आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा होगा, तो बस वही था ये चीज़ें। ठीक, अच्छा अगला सवाल आता है द्विघात समीकरण की। मैं आपको हर क्लास में सवाल बता रहा हूँ एक, और उसी में से सवाल आपके आ भी रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो ये था कि ऑप्शन दे रखे थे आपको ए बी सी डी, इसमें से पूछा था कि साहब आप बताओ कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन सी है। तो एक चीज़ याद रखना, जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस भी समीकरण की मैक्सिमम पावर 2 होगी, मैक्सिमम बताना है, ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो वही आपकी क्या होगी, द्विघात समीकरण। मैंने एक ये रखा, ये एक सवाल भी आया हुआ है, मैं इसको तुरंत लिख दे रहा हूँ। ये देखो, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, हाँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर x की 2 दे रखी है। अच्छा, एक मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ये क्या ये एक द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 जा रही है, मुझे 2 मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आपको छांटना था। द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है, ये होती है इस वे में। ठीक होगी बात। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस पे द्विघात समीकरण पे क्या पूछा गया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया था यही वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस √3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। सर मैं ये हर क्लास में आपको बता चुका हूँ मूलों का गुणनफल। पिछली क्लास आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही सवाल मैं सॉल्व किया कराया था, एक मूलों का गुणनफल पूछा है हमने, उसके फॉर्मूले पिछली क्लास में याद कर रखे हैं, तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मेरी मानक द्विघात समीकरण है। मैं इसे कंपेरिजन करूंगा तो a बराबर क्या आएगा मेरा 1, b बराबर आएगा 0 क्योंकि x वाला कोई टर्म नहीं दिख रहा आपको, कॉमा c बराबर क्या आएगा -√3। ठीक हो गई बात। अच्छा, मूलों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलो एक बार देख लेते हैं, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -b/a। तो हमें इसमें इसका मान रख देना है -√3/a की वैल्यू 1 बराबर -√3, इसके मूलों का क्या आ रहा होगा गुणनफल। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं अपना क्या कहेगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है एवरेज से था फादर प्लस मदर प्लस चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2
इनकी जो एवरेज एज है, तो एवरेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रेक्षणों की मान बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण मेरे पास 4 हैं और संख्या उनकी 4 हो गई, ठीक हो गया। और इसका 35 एवरेज दे रखा है। अच्छा, और आपको दे रखा है कि फादर और चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 का जो एवरेज दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 30। आपसे पूछिए मदर की एज क्या होगी। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, इसकी 35 की उधर गुणा हो जाएगी, तो फादर प्लस मदर प्लस चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 140। यहाँ से क्या है, फादर प्लस चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 का आ जाएगा कितना, 90, क्योंकि 3 इधर गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे इसकी मान रख देना है। जब इसका मान इधर रखूंगा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 140 में से मैं 90 जब घटाऊंगा तो मदर की एज आ रही होगी 50 ईयर्स। ये इस सवाल का आंसर है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन पर आया है। हो सकता है क्योंकि बहुत लंबे सवाल आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पे, तो डिजिट्स याद करना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, ये सवाल है, डिजिट्स हो सकता है इसमें चेंज हो, लेकिन सवाल यही पूछा गया है। ये होगी बात, ठीक है सर। ये है 0.5। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, बोर्ड मास के ऊपर सवाल आ गया। बोर्ड मास के ऊपर तो आ ही रहा है सवाल, ध्यान रखना आपको। अच्छा, बोर्ड मास में सारा चीज़ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 15.2 सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड मुझे यहाँ दिखा। जब मैं 2.9 से 5.8 को गुणा करूँगा, भाग करूँगा तो 2 आएगा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस 3.5 गुणा 2 करूँगा आ जाएगा 7। और जब 7 को 0.5 से भाग करूँगा, पहले तो भाग ही कर लो। एक एक्चुअली में क्या करते हैं, गुणा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, भाग। इसे लेंगे 2 बटे 0.5, यहाँ से 0 आएगा। अच्छा, 35, 3.5 इसके गुणा में है, जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 14। बस, तो यहाँ पे माइनस के क्या आ गया, 14। ठीक हो गई बात। इसको जब मैंने ऐड किया तो 19.2 माइनस 14 बराबर 5.2। इस सवाल का क्या रहा होगा आंसर। पॉइंट देख के घबराना नहीं, ठीक है सर। DS से भी हम कर सकते थे, लेकिन हमें कैलकुलेशन को इतनी बड़ी लगी नहीं तो हमने कर ली, ठीक। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आयु से रिलेटेड सवाल है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष पहले, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से, मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का मामला है। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 4 गुना 4x होगी। ठीक हो गई बात सर। अच्छा, सवाल में कह रहा है कि अगर वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो। पहली बात तो जब 10 साल पहले की बात है तब हम पहले इसको वर्तमान में लाएंगे 10 साल ऐड करके, तो इसकी उम्र में भी 10 साल, पिता की उम्र में भी 10 साल बड़े होंगे और पुत्र की उम्र में भी 10 साल बड़े होंगे। अब ये इनकी क्या है, वर्तमान एज है, वर्तमान एज है। ठीक हो गई बात। तो इस समय में क्या कहा गया है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो भाई ये हो गई पिता की आयु, ये 3 गुना है किसकी आयु के, पुत्र की आयु के। हमने सिंपल सवाल की तरह इसको सवाल को जमा दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x + 30। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इधर x आएगा घटेगा, उधर वो हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 20। हमसे सवाल में पूछा है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग बताओ। भाई 10 वर्ष पहले मेरे पिता और पुत्र की आयु कितनी थी, 4x और x, इनको मैं ऐड करूँगा क्या आएगा 5x। तो मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20, दोनों की आयु का योग कितना था 100। ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल अलजेब्रा से पूछा गया है आपका, वही डिजिट्स वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं क्या पूछा गया, और डिजिट्स चेंज हो सकती है। 3x - 4y बराबर दे रखा है आपको 8, और xy की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो आपसे पूछा है 27x³ - 64y की क्यूब बराबर क्या। सर एक तो सीधा सा वे है कि मैं इसका क्यूब करूं दोनों तरफ और इसको खोल दूं, सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे पास समय इतना नहीं होता किसी भी क्वेश्चन को करने का, 30 सेकंड का समय, तो मैं शॉर्टेस्ट वे ढूंढता हूँ इस सवाल का। मुझे ये दे रखा है xy बराबर 4, मैं देखता हूँ कि 4x और y की गुणा करके कैसे कैसे बन सकता है। तो मुझे पता है 2 गुणा 2 करके भी 4 बन सकता है, और साहब आपका 4 गुणा 1 करके भी मेरा 4 बन सकता है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वैल्यूज रख के देखता हूँ। अगर इसे सेटिस्फाई अगर वो वैल्यू करेगी, वही क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। मैंने 2 वैल्यू रख के देखी, तो 3 दूनी 6 - 4 दूनी 8, इसका वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब मेरी ये वाली इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ये रख के देखता हूँ अब मैं, तो 3 गुणा 4 - 4 गुणा 1 क्या हो गया, 4 × 12 - 4 बराबर 8। मेरी यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मेरा जो x का मान है वो 4 है और y का मान क्या है, मेरा 1 है। ठीक हो गई बात। अब यही वैल्यूज मुझे यहाँ रख देनी है। 27 गुणा x³ मतलब 4 की क्यूब 64, -6 गुणा y की क्यूब मतलब कि 1 नहीं, ये 64 है सर, क्योंकि 4 की क्यूब होगा। हाँ,
ये 64 वाई की क्यूब है, तो ये हो गया 64 गुणा वाई की क्यूब कितना हो गया 1। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया 64 और ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 इक्वल टू 64 गुणा 26। ठीक हो गई बात। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, 64 है ना, इसको मैं 26 को 20 + 6 लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुणा करना आसान रहेगा, क्योंकि मुझे पता है 64 का दुगना कितना होता है 128, ये आ गया। अब 64 से मैं 6 को गुणा कर लूंगा और इनको ऐड कर दूंगा, 6 चौक 24, 6 चौक 36 और 2 हो गया हमारा 38। ये हमारा आ गया आंसर। सही है सर, कोई दिक्कत? अच्छा सर, अब अगला सवाल देखते हैं हम क्या कहता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप इसको डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला खोल के भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था उसमें। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, ये अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। 98 भाग, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है सवाल, क्योंकि इसी की तरह का सवाल आया था एग्जैक्ट 34.99.2999 10.03। इसका लगभग में आंसर पूछा है आपसे कि बराबर क्या होगा, लगभग। ठीक है, लगभग है तो हम इसे लगभग में ही तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 259.98 है, अगर मैं इसको 260 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इतनी भारी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये 0.02 है, इसको मैं अगर 25 ही लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, भाग का मैंने 25 लिखा दिया। ठीक है, 34.99 को अगर मैं 35 लिख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आई होप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 29.99 को अगर मैं 30 लिखूँ और 10.03 को 10 लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आई होप नहीं आएगी। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ, 5 और 7, तो देखा 5 से इसको काटूंगा मैं तो 52, ये आ गया 364 माइनस 300, इसका आंसर क्या आ गया साहब 64। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल आया है, आपको डिजिट्स देखकर डरना नहीं है, सो अप्रोक्सीमेशन से ही सही सॉल्व करके जरूर देखना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। 72, 144, 240 का HCF क्या होगा। ये संख्याएं बच्चे भूल गए थे, मेरे ख्याल से बड़ी संख्याएं पूछी गई थी, लेकिन HCF पूछा गया था 3 संख्या होगा, तो हम देख लेते हैं निकालते कैसे। अच्छा, जब भी हम HCF हमसे पूछा जाए तो हमें 2 संख्याएं लेती हैं, वो वाली 2 संख्याएं लेनी है जिनका गैप कम से कम हो। देखो इनमें तो गैप अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, 40 और 60 इधर, ये मतलब 56 इधर ज़्यादा है। इसका देखते हैं इसमें कितना गैप बन रहा है, इन संख्याओं में गैप बन रहा है 72 का। सही है ना, 72। अब क्या होगा, HCF आपका या तो 72 होगा या 72 का ही कोई गुणज होगा, बड़े से बड़ा गुणज। अच्छा, 72 से मैंने क्या किया, 72 मैंने माना HCF है, तो अगर 72 HCF है इसका तो 72 सबको काटेगा, लेकिन 72 इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, ये 72 से नहीं कट रही, तो इसका मतलब 72 HCF नहीं है। अब मैं 72 से एक छोटा इसका गुणज देखूंगा, तो 36 इसका छोटा गुणज है, क्योंकि 2 गुणा 36 करके ही हमारा 72 आता है। अब मैंने 36 से चेक किया, 36 ये भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, लेकिन इसे नहीं काट पा रहा, तो 36 भी इसका HCF नहीं है। इससे छोटा गुणज देखूंगा, तो इससे छोटा गुणज क्या होता है 24, 24 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी, तो इसका HCF क्या होगा साहब आपका 24। ये करके आपको देखना है। ठीक, अगला सवाल ले लेते हैं क्या कहता है। ये अगले सवाल पे मुझे डाउट है आया भी है या नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी करा दूं। मुझे एक बच्चे ने बताया था ये सवाल कि सर आपको ये 80 डिग्री दे रखा है, ये 120 डिग्री दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, इसका मान हमसे पूछा है। तो ये सिंपल सी बहिष्कोण प्रमेय होती है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का जो योग होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये एडिशन है। ठीक है, मतलब कि 80, ये थ्योरम है, 80 प्लस एक्स का मान कितना हो गया 120, तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया 40। ठीक होगी बात, ये तो एक थ्योरम थी। आई होप सवाल आ गया होगा समझ में भी। अच्छा, एक सवाल और पूछा गया है, वो भी देख लो आप। मेरे ख्याल से ये सवाल भी हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है कि एक वर्ग है, उस वर्ग की जो भुजा है वो 40 सेंटीमीटर है, और यदि एक व्यक्ति वर्ग के एक बिंदु से चलना प्रारंभ करे तो कितने समय बाद उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ये भी 40 दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ भी 40 दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी 40 दूरी तय करेगा। प्रारंभिक बिंदु पर आते आते उसने कितनी दूरी तय कर ली, पूरा परिमाप वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये हो गया 160, मतलब कि 160 मीटर वो दूरी तय करी है उसने। अच्छा, चाल क्या है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, तो 5/3 उसकी क्या होगी मीटर पर सेकंड चाल। अब मुझे समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है साहब, टाइम बराबर दूरी बटे चाल।
5/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको काटूंगा 32, 96 सेकंड में वो दोबारा उसी पे बिंदु पर घूमकर आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब क्या हुआ, ये इतने ही सवाल आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। हम क्या करते हैं, हम ना सवाल जो होता है, जो आता है, उसके साथ साथ उसके आसपास की चीज़ें भी पॉसिबल जो आने वाली हैं उनको भी करते हुए चलते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाएंगे। आप इन्हीं में से कोई सवाल आपको डिजिट चेंज करके मिल सकता है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और कोई अगर कमी रह गई हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उस कमी को सुधारने का प्रयास करूँगा। और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका और सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डलवा रखा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।